यह टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का संक्षिप्त विवरण है। आयकर क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है, आयकर कैसे लगाया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि सरकार का काम कैसे चलता है। सरकार तमाम तरह की सोशल प्लानिंग, सामाजिक योजनाएं चलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चलाती हैं, विकास के काम होते हैं। कहाँ से पैसे आते हैं? पहले के जब राजा हुआ करते थे तो अपना खर्चा चलाने के लिए पब्लिक पर कर लगाते थे। आजकल जब राजाओं का राज्य खत्म हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, तो सरकार किस तरीके से अपने खर्चों को चलाती है, इसके लिए तमाम तरह के कर लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा या पहले राजाओं के द्वारा। कर जो है आम जनता से वसूले जाते हैं। ये कर दो प्रकार से वसूले जाते हैं। एक तो जो जनता पर सीधे लगाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, जो इनडायरेक्टली पब्लिक के ऊपर चार्ज किया जाता है। अब डायरेक्ट जो टैक्स आते हैं उनमें आपका आयकर आता है। यह आयकर व्यक्तियों की आय पर कर लगाया जाता है। आय से क्या तात्पर्य होता है? एक व्यक्ति की कितनी प्रकार की आय होती है जिस पर आयकर की गणना की जाती है। आयकर में दो शब्द हैं, एक तो आय, दूसरा कर। अब आय में क्या क्या करते हैं? एक आदमी की आय को 5 श्रेणियों में, 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में कैसे है कि एक व्यक्ति अगर वो नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो उसकी आय की गणना इनकम फ्रॉम सैलरी से की जाती है, वेतन से की जाती है। अगर वही आदमी अपने मकान को किराए पर दिया तो किराए से होने वाली आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके बाद अगर वो कोई बिजनेस करता है, कोई सेवाएं सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसकी आय बिजनेस और प्रोफेशन के वर्ग में रखी जाती है। अगर वो संपत्तियों का क्रय विक्रय करता है तो उसमें जो है पूंजी लाभ के अंतर्गत उसको रखा जाता है। अगर व्यापार पेशा है तो व्यापार पेशे की आय हो जाएगी। इनके अलावा जो बचता है वो अन्य साधनों से आय में रखा जाता है। इस प्रकार आय के अंतर्गत हम 5 प्रकार की आय की गणना करते हैं। एक तो वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन, और पांचवा जो बाकी बचता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों शीर्षक के आय अलग अलग ज्ञात की जाती है। इनका टोटल करते हैं, योग करते हैं, जिसको हम सकल कुल आय या ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ये बाद में बताया जाएगा आपको। सकल कुल आय कहते हैं। इस सकल कुल आय में से भी कुछ छूट सरकार द्वारा दी जाती है बचत को प्रोत्साहन देने के लिए। अगर आदमी विनियोग करता है, करदाता विनियोग करता है, तो वो उसमें से घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद जो बचता है वो कर योग्य आय कहलाती है, टैक्सेबल इनकम। अगर वो आय कर योग्य सीमा से अधिक है तो कर लगेगा, और कर योग्य सीमा से कम है तो कर उस पर नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका इनकम
और उस पर जो कर लगाए जाते हैं। कर क्या दर क्या होता है, ये हर साल बदलता रहता है, हर साल ये चेंज होता रहता है। कभी कभी साल भर में भी बदल जाते हैं, जैसे पिछले साल अभी कई बार बीच में संशोधन किए जाते हैं। तो ये इनकम टैक्स का मतलब होता है। ये आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, और इसका देख रेख, इसकी गणना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जाती है। इनकम टैक्स विभाग किसके अंतर्गत आता है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं, उसके अंतर्गत ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है CBDT, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका मतलब कि जो आपका इनकम टैक्स है वो राज्य का कर नहीं है, बल्कि ये आपके केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार इसके लिए हर साल जो बजट पास करती है उसमें एक वित्त विधेयक पारित होता है, और वित्त विधेयक पारित होने के बाद किस प्रकार की आय पर कितना कर लगेगा ये उसमें पास किया जाता है, और फिर उस पर कर लगाते हैं। तो इसमें मुख्य चीज़ ये है कि एक व्यक्ति का मतलब यहाँ केवल एक आदमी से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति वो होता है जो इनका कर जमा करने का उत्तरदायी होता है। उस व्यक्ति में आपके तमाम तरह के, एक तो जो आपके नेचुरल पर्सन है वो शामिल किए जाते हैं, फर्म है, कंपनी है, या इसी तरीके से और सब हैं। ये डिटेल आपको अभी बाद में लिखाए जाएंगे या बताए जाएंगे कि कौन कौन से पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इनकम टैक्स या आयकर का मतलब होता है। इसका क्या संक्षिप्त इतिहास रहा है, इसको समझने के लिए हमें दो भागों में जाना पड़ेगा। एक तो स्वतंत्रता के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, और इसके बाद की क्या इनकी पोजीशन बनती है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो आयकर का जन्म हुआ या आयकर का प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ? आप 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन का नाम जानते होंगे, जिस समय सैनिक विद्रोह हुआ था, पब्लिक विद्रोह की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हुआ था, तमाम उसकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई थी, सरकारी संपत्तियां नष्ट हो गई थी। उसकी भरपाई के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 में जहाँ जहाँ ये संपत्ति नष्ट हुई वहाँ के आसपास के लोगों पर जो है वो कर लगाना शुरू किया। इस कर में जो किसान होते थे उन पर भी कर लगता था, जो व्यापारी होते थे उन पर भी कर लगता था, जो निवासी होते थे उन पर भी कर ये लगाए जाते थे। तो इस तरीके से जो 1857 का आंदोलन हुआ था उसके नुकसान की भरपाई के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स का शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय चूँकि ये किसानों पर भी लगा दिया गया था, तो ये इससे किसान तबाह हो रहे थे, बड़ी इसकी आलोचना हुई, तो इसका उसमें कुछ संशोधन किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें से किसानों को हटा दिया। फिर उसके बाद 1863 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, 1867 में 73 और 1880 में इसमें सुधार किए गए आयकर में। इसके बाद 1886 में इनकम टैक्स एक्ट दूसरा पास हुआ, और ये इनकम टैक्स एक्ट 1886 वाला 1918 तक, 1918 तक इनकम टैक्स एक्ट ये लागू रहा। उसके बाद इसमें जो है 1922 में इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया। ये 1922 वाला जो है फिर जाकर के 1939 में इसका संशोधन होगा। 1922 के इनकम टैक्स एक्ट का अमेंडमेंट किया गया 1939 में, और इस तरीके से वो एक्ट 1961-62 तक लागू रहा।
1961 और 62 तक ये लागू रहा, यानी स्वतंत्रता के बाद तक। कौन सा एक्ट लागू रहा? 1922 का, लेकिन 1922 वाले में संशोधन किया गया 1939 में। तो ये आपके स्वतंत्रता के पहले के समय का आयकर है। अब स्वतंत्रता के बाद क्या क्या है कि देखेंगे, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये पुराना वाला एक्ट जो था 1922 वाला, वो अमेंड होकर के 1961-62 मतलब 31 मार्च 1962 तक वो इनकम टैक्स एक्ट लागू रहा। उसके बाद इनकम टैक्स आपके सरकार ने, यानी भारत सरकार ने 1961 में 61 में इनकम टैक्स एक्ट पास किया, जो 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हुआ। पूरे भारत के मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर भी शामिल है, और उसके बाद में जब सिक्किम जो भारत का अंग बना तो वो भी शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से 1961 का 61 का इनकम टैक्स एक्ट अभी तक चल रहा है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा संशोधन हुए हैं कि सरकार इसके विकल्प का विचार कर रही है। कई साल से पेंडिंग में है, इसके विचार के नया प्रस्ताव लाया गया है। अब इसमें क्या संशोधन होता है ये बाद की चीज़ है। तो इनकम टैक्स का ये संक्षिप्त इतिहास रहा। आयकर लगाने के लिए, इनकम टैक्स लगाने के लिए कैसे लगाया जाए, जैसा कि जानते हैं कि ये आपका 1961 का इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। तो एक इनकम टैक्स रूल बनाया गया 1962 में। ये रूल्स और एक्ट में क्या डिफरेंस है कि इनकम टैक्स एक्ट में पूरी इनका प्रोसीजर, पूरा इनकम टैक्स ये सब दिया गया, और उस पर टैक्स कैसे लगाया जाए, उनके कैलकुलेशन का क्या मेथड होगा, ये सब आपके इनकम टैक्स रूल्स में 1962 में समझाया गया है। इसके बाद हर साल जो सरकार बजट पास कराती है, वित्त विधेयक सरकार का पास होता है 31 मार्च के अंदर। अब तो कुछ समय भी इनका चेंज हो गया है, कभी कभी ये आगे बढ़ जाता है। तो जो विधेयक इनका पास होता है उसको हम फाइनेंस एक्ट करते हैं। हर साल ये चेंज होता है, और उसमें तमाम तरह की इनकम पर क्या टैक्स के चेंजेस हो रहे हैं ये दिया जाता है। तो इनकम टैक्स के अध्ययन के लिए, उसके स्टडी के लिए आपको कुल 6 पॉइंट देखने पड़ते हैं। 6 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको लेना पड़ता है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962 का, तीसरा फाइनेंस एक्ट है ईयरली जो ये पास होता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, समय समय पर सरकार जो है नोटिस जारी करती है कि ये इनकम टैक्स में बदलाव किए गए। खास करके जो वर्तमान असेसमेंट ईयर है 2020 और 21 में, इसमें काफ़ी बदलाव आपको मिलेंगे। उसके बाद जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, समय समय पर वो अपना जारी करता है सर्कुलर, यानी कि वो नियमावली जारी करता है इसके संबंध में। इसके बाद जुडिशियल डिसीजन, यानी कि न्यायालय में कभी कभी मुकदमे इनकम टैक्स से संबंधित पेश होते हैं, और न्यायालय जो है समय समय पर जो अपने निर्णय देती है उसका भी प्रभाव होता है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स का ये जो कैलकुलेशन होगा, या इनकम टैक्स के पूरे अध्ययन के लिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आयकर ये हर साल बदलता रहता है। इस साल कुछ है, पिछले साल कुछ रहा, अगले साल कुछ होगा, इसलिए इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। बाकी इसमें जो इनकम टैक्स के अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं, जो डेफिनेशन होंगी, वो आप इसके पार्ट 2 में सुनेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। इसको आप समझे होंगे अच्छी तरह से, तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।